हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी को स्वागत करता हूं इस टेस्ट सीरीज में। ये टेस्ट सीरीज 20 नंबर टेस्ट सीरीज है। ये बिहार दरोगा के लेकर का स्पेशल चलाया जा रहा है, लेकिन बिहार दरोगा के साथ साथ बिहार पुलिस, बीपीएससी प्री 67वीं, झारखंड दरोगा, बिहार एसआई है ना, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, सीजीएल थर्ड आने वाला है, बीएसएससी सीजीएल का। उसमें क्या होता है, सभी में ऑल ओवर जीके जीएस पूछे जाते हैं। इसमें क्या होता है, जीके जीएस का महा डिस्कशन होता है। इसमें क्या होता है, 40 क्वेश्चन का जीके जीएस का डिस्कशन होता है। और ये 40 क्वेश्चन नहीं बल्कि अगर चारों ऑप्शन को अगर इसका एक्सप्लेन कर दिया जाए तो ये लगभग यहाँ से 200 से 250 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए आज ही टेस्ट का शुरू करते हैं। और टेस्ट शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन चलता रहेगा। तो चलिए देर न करते आज का टेस्ट शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। तो तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है, चार ऑप्शन है, ग्वालियर, शिवपुरी, भोपाल, आगरा। तो तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है, ग्वालियर में। अगर तानसेन की बात करते हैं तो तानसेन किसके नवरत्न में से एक थे, तो अकबर के नवरत्न में से एक थे, है ना। अकबर के नवरत्न थे, है ना, मुगल शासक अकबर के नवरत्न में से एक थे। और तानसेन को क्या करते थे, तो तानसेन को दरबारी कवि, है ना, दरबारी कवि के रूप में उन्होंने नियुक्त किया था, दरबारी संगीतकार के रूप में उन्होंने नियुक्त किया था कि इन्होंने अकबर ने, और नवरत्न में से एक थे। तो अगर बात करें तानसेन का, तो तानसेन का मूल नाम क्या था, तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। क्या नाम था, रामतनु पांडे तानसेन का मूल नाम था, है ना। और कहाँ के रहने वाले थे, तो ग्वालियर घराने के रहने वाले। और ग्वालियर में कहाँ है, तो एमपी में है ना, मध्य प्रदेश में ग्वालियर है। बात करते तो इन्होंने तानसेन को किस गायन शैली के जनक कहा जाता है, तो ध्रुपद गायन शैली, है ना, ध्रुपद गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है किन्हें, तानसेन को। और तानसेन की रचना याद रखिएगा, तानसेन की रचना कौन है, तो मियाँ की मल्हार, है ना, मियाँ की मल्हार, मियाँ की टोरी, मियाँ का सारंग और मियाँ की दरबारी कांगड़ा। ये चार याद रखेंगे, कौन कौन, मियाँ का मल्हार, मियाँ की टोरी, मियाँ का सारंग और दरबारी कांगड़ा, ये सभी तानसेन का मूल रचना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संसद का सचिवालय, चार ऑप्शन दिया हुआ है, संसदीय कार्य मंत्री के अधीन है, राष्ट्रपति के अधीन है, सरकार के स्वतंत्र के अधीन है, किस सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, भारत का संसद का सचिवालय संसदीय कार्य मंत्री के अधीन है। किसके प्रति, संसदीय कार्य मंत्री के अधीन है। तो संसद का सचिवालय की अगर बात करते हैं तो संसद का सचिवालय किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है, तो संसद का सचिवालय अनुच्छेद 98 में, है ना, अनुच्छेद 98 में इसमें चर्चा किया गया है। अगर बात करते हैं विधानमंडल की, तो विधानमंडल की चर्चा किस में किया गया है, तो विधानमंडल की चर्चा अनुच्छेद 187 में किया गया है। किसमें, अनुच्छेद 187 में। अगर 98 में अगर 89 जोड़ देते हैं तो 197 होता है। और विधानमंडल के सचिवालय है, और इसके तहत विधानमंडल सचिवालय का अध्यक्ष कौन होता है, तो विधानसभा अध्यक्ष होता है। जबकि संसद सचिवालय का अध्यक्ष कौन होता है, तो लोकसभा अध्यक्ष होता है। संसद सचिवालय का अध्यक्ष किसके नियंत्रण में काम करते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में काम करते हैं। सचिवालय किसके नियंत्रण में काम करते हैं, तो संसद का सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में काम करते हैं, जबकि विधानसभा का सचिवालय विधानसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में काम करते हैं। अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 97 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 97 में कहा गया है कि वेतन के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 97 में क्या गया है, तो वेतन के बारे में कहा गया है। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, मतलब संसद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, मतलब संसद मतलब लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, जबकि राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति की चर्चा किया गया कितना, अनुच्छेद 97 में वेतन के बारे में कहा गया है। अगर 97 में अगर जोड़ देते हैं 89, अगर हम 97 में 89 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 186, 186 हो जाएगा। तो 186 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 186 के तहत किसका, विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की चर्चा किया गया है वेतन के बारे में, जबकि विधान परिषद का सभापति एवं उपसभापति का
वेतन के बारे में चर्चा किया गया है अनुच्छेद 186 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक सदन में पेश किया जाता है। तो भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक सदन में पेश किया जाता है राज्यसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में, लोकसभा में। तो अगर बात करते हैं वित्त विधेयक की, तो वित्त विधेयक की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो वित्त विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 117 में है ना, अनुच्छेद 117 में है। तो अगर इसमें 89 जोड़ देते हैं तो क्या होता है? 207। तो इसमें क्या होता है? 207 में क्या होता है? तो राज्य सरकार का वित्त विधेयक होता है। अनुच्छेद 117 में क्या है? तो केंद्र सरकार का वित्त विधेयक होता है। धन विधेयक के बारे में अगर बात करते हैं तो धन विधेयक की चर्चा किस में है? तो अनुच्छेद 110 में है। धन विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 110 में है, जबकि 109 में क्या है? धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया के बारे में कहा गया। अनुच्छेद विशेष प्रक्रिया के बारे में कितने? 109 में, है ना। तो धन विधेयक क्या होता है? तो पहली बार राष्ट्रपति की अनुमति से लेकर के पहली बार लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक या वित्त विधेयक दोनों लोकसभा में पेश किया जाता है। किसकी अनुमति से? तो राष्ट्रपति की अनुमति से धन विधेयक पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। अगर बात करते हैं धन विधेयक और वित्त विधेयक राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है। कौन करता है? धन विधेयक हो चाहे वित्त विधेयक हो, क्या होता है? राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है, क्योंकि राष्ट्रपति के ही अनुमति से ही ये लोकसभा में पेश किया जाता है। तो वित्त विधेयक की अगर बात करते हैं तो वित्त विधेयक का संबंध किससे है और धन विधेयक का संबंध किससे है? तो धन विधेयक का अगर बात करते हैं तो धन विधेयक का संबंध सभी केवल चालू वित्त वर्ष से है। धन विधेयक का संबंध किससे है? तो केवल चालू वित्त वर्ष से है, जबकि वित्त विधेयक का संबंध किससे है? चालू वित्त वर्ष के साथ साथ आगामी वित्त वर्ष से भी होता है ना। चालू वित्तीय वर्ष के साथ साथ आगामी वित्तीय वर्ष से होता है, मतलब दोनों के लिए होता है। और बात करते हैं तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं क्या? तो हाँ, बिल्कुल सही है, सभी धन विधेयक सभी वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं, है ना। सभी धन विधेयक का होते हैं, सभी वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। यह भी ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संसद। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? सॉरी, इसमें क्या होगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, है ना, सुप्रीम कोर्ट। अगर बात करते हैं 79 में, तो अनुच्छेद 79 में क्या किया है? संसद का अंग कहा गया। संसद का अंग में कौन कौन आता है? तो राष्ट्रपति, है ना, लोकसभा और राज्यसभा। संसद मतलब संसद 79 में क्या कहा गया है? ये संसद का अंग, है ना। संसद का अंग कितने में है? 79 में। और इसमें संसद के अंग में कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों आते हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं राष्ट्रपति की चर्चा किस में अगर बात करते हैं तो राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति के बारे में बताइए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में होता है, कार्यकाल किस अनुच्छेद के तहत होता है। तो एक ट्रिक है राष्ट्रपति के लिए। राष्ट्रपति के लिए ट्रिक क्या है? तो पकानी कोका दुयो दशम, पकानी कोका दुयो दशम, ये ट्रिक है। पकानी से क्या, प से क्या होता है? तो प से होता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में, 52 से शुरू होता है और 61 में समाप्त हो जाता है। तो मैं आपको सुना दे रहा हूँ, 52 से शुरू होता है, 61 से समाप्त हो जाता है। तो 52 में क्या है? तो राष्ट्रपति का पद, जबकि 53 में क्या है? 53 में है तो कार्यपालिका का अध्यक्ष। राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति नाम मात्र कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, जबकि वास्तविक अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 53 हो गया। अब 54 की अगर बात करें तो 54 में क्या कहा गया है? तो 54 में कहा गया है निर्वाचन, पकानी, तीसरा में आ गया निर्वाचन। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत? तो 54 के तहत। 55 में क्या कहा गया है? तो 55 की अगर बात करते हैं तो पकानी हो गया, फिर कोका, कोका में क्या होगा? निर्वाचन कोटा होता है। निर्वाचन कोटा में है, मतलब अनुच्छेद 55 के तहत निर्वाचन कोटा होता है। का होता है मतलब कार्यकाल कितना होता है? तो 5 साल होता है। सामान्यतः
राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 साल के लिए निर्वाचित होते हैं। दूसरे होता है दोबारा निर्वाचन अनुच्छेद 57 में। दोबारा निर्वाचन अनुच्छेद 57 में होता है। यो से होते योग्यता 58 के अनुसार। उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? तो 35 वर्ष, कम से कम उम्र 35 वर्ष, 35 वर्ष से कम है तो राष्ट्रपति पद के लिए नहीं चुने जाते हैं। भले वो पढ़े लिखे नहीं हैं, 10वीं पास नहीं है चलेगा, लेकिन कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। फिर 59 में क्या है? तो 59 में दशा। 60 में क्या है? तो शपथ ग्रहण। अनुच्छेद 7 के तहत शपथ ग्रहण करवाया जाता है। शपथ ग्रहण कौन कराते हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराते हैं। जबकि 61 में क्या क्या है कि महाभियोग है ना। 61 में महाभियोग में क्या होता है? तो राष्ट्रपति का कदाचार होता है, कदाचार के रूप में उन पर महाभियोग लगाया जाता है। अगर महाभियोग साबित हो जाता है तो राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र दे देते हैं। और यह महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यूएसए के संविधान से लिया गया है। और मंत्रिपरिषद की चर्चा किस में है? तो अनुच्छेद 74 में है ना। 74 एवं 75 में क्या है? मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री की चर्चा किया गया है। तो 74 में क्या है? 74 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह देने के लिए क्या होगा? एक मंत्रिपरिषद होगा। 74 में क्या कहा गया है कि मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधानमंत्री होता है। वो लोकसभा के बहुमत दल का नेता है, उनको प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। और 75 में क्या आता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सदस्यों क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो कौन सा कोशिका कहलाता है? तो कोशिका भित्ति, एक केंद्रक, एक माइटोकॉन्ड्रिया या संपूर्ण कोशिका। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस। कौन? ऑप्शन नंबर बी। जैव कोशिका कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो केंद्रक। अब केंद्रक में क्या कहता है? तो सेंट्रल हॉल ऑफ सेल। सेंट्रल हॉल ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? कोशिका का नियंत्रक कक्ष किसे? तो केंद्रक को ही कहा जाता है। अगर बात करते हैं तो डायरेक्टर ऑफ मोलिकुलर ट्रैफिक किसे कहा जाता है? तो गोल्जी बॉडी को डायरेक्टर ऑफ द मोलिकुलर ट्रैफिक। कोशिका का आणविक परिवहन का नियंत्रण कक्ष किसे कहा जाता है? तो गोल्जी काय को या गोल्जी बॉडी को कहा जाता है। कोशिका का कंकाल तंत्र किसे कहा जाता है? तो कोशिका का कंकाल तंत्र इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। किसे? अंतःस्रावी जैलिका को कोशिका का स्केलेटन या कंकाल तंत्र कहा जाता है। और पादप कोशिका का किचन हाउस किसे कहा जाता है? तो पादप कोशिका का किचन हाउस, रसोई घर, क्लोरोफिल को कहा जाता है। किसे? क्लोरोफिल को कहा जाता है। क्या? पादप कोशिका का रसोई घर। और कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो ओनली कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। किसे? ओनली कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगर बात करते हैं केंद्रक के बाहर, किसे? केंद्रक के बाहर क्या होता है? तो डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। किसके बाहर? तो केंद्रक के बाहर क्या क्या पाया जाता है? तो केंद्रक के बाहर डीएनए है ना, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, जिसे एटम बम ऑफ परमाणु बम कहा जाता है। आत्महत्या की थैली को, लाइसोसोम को एटम बम ऑफ के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वैज्ञानिक समाज साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? देखिए, साइंटिफिक सोसाइटी के नाम तो सुने होंगे, लेकिन वैज्ञानिक समाज का नाम आपने नहीं सुना होगा। तो इसी का हिंदी है वैज्ञानिक समाज। तो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो सर सैयद अहमद ने। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसी का हिंदी है वैज्ञानिक समाज। वैज्ञानिक समाज का स्थापना किसने किया था? तो सर सैयद अहमद ने। और इन्होंने एक और संस्था का स्थापना किया था, क्या नाम था? तो यूनाइटेड पेट्रियाटिक एसोसिएशन। इसकी भी स्थापना इन्होंने कहाँ किया? तो इन्होंने सर सैयद अहमद ने ही किया था। बाद में क्या हुआ? इन्होंने क्या किया था? सर सैयद अहमद ने भी और एक काम किया था, क्या कि
अलीगढ़ जो विश्वविद्यालय है, पहले अलीगढ़ ओरिएंटल कॉलेज का नाम था, किसा क्या नाम था? अलीगढ़ ओरिएंटल कॉलेज नाम था। उसकी स्थापना किया था किन्होंने? सर सैयद अहमद ने। लेकिन बाद में अलीगढ़ विश्वविद्यालय नाम पड़ा किसको? अलीगढ़ ओरिएंटल कॉलेज का बाद में अलीगढ़ विश्वविद्यालय नाम दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस वायसराय के काल में सफ़ेद विद्रोह हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के काल में, कि लॉर्ड मिंटो के काल में, कि लॉर्ड रिपन काल में, लॉर्ड हार्डिंग काल में? तो ऑप्शन नंबर, सफ़ेद विद्रोह किस में हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। सफ़ेद विद्रोह लॉर्ड रिपन के शासनकाल में कब हुआ था? तो लॉर्ड रिपन का शासनकाल कब से कब था? तो 1880 से 84, है ना, 1880 ईस्वी से 84 ईस्वी तक। और 1882 में क्या हुआ था? 1882 ईस्वी में इल्बर्ट विधेयक पास हुआ था। क्या हुआ था? इल्बर्ट विधेयक पास हुआ था। उसमें क्या होता है कि अब भारतीय न्यायाधीश यूरोपीय मुकदमा का सुनवाई कर सकते हैं। इल्बर्ट विधेयक में क्या हुआ था कि इल्बर्ट विधेयक में हुआ था कि अब भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपीय मुकदमा की सुनवाई कर सकते हैं। तो मतलब इल्बर्ट, तो इसी का हुआ श्वेत विद्रोह। इन्होंने, या अंग्रेजों ने कहा कि हमारी मुकदमा का सुनवाई भारतीय कैसे कर सकते हैं, तो उन्होंने श्वेत विद्रोह कर दिया था। और लॉर्ड रिपन की अगर बात करते हैं तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में क्या हुआ था? तो इंडियन आर्म एक्ट, है ना, कौन सा? इंडियन आर्म्स एक्ट लागू हुआ था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया था। सिविल सेवा की अगर बात करते हैं तो सिविल सेवा की उम्र की अगर बात करते हैं तो सिविल सेवा में भर्ती की उम्र के लिए 19 वर्ष से क्या किया था? तो 19 से 21 वर्ष कर दिया गया था। और इनके शासनकाल में क्या हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 81 में क्या हुआ था? पूर्ण जनगणना करवाया गया था 1881 में पूर्ण जनगणना। जबकि लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में क्या हुआ था? जनगणना की शुरुआत हुआ था। लेकिन पूर्ण जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। इसलिए लॉर्ड रिपन को भारतीय समाज का उद्धारक कहा था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्या कहा था? भारत का उद्धारक के नाम से किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। और किसने दिया था? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, लेडी विद द लैम्प, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उद्धारक की उपाधि दिया था। अब बात करते हैं तो कर्जन में क्या हुआ था? तो कर्जन में बंगाल विभाजन हुआ था। कर्जन ने क्या था? बंगाल विभाजन किया था। कब? 1905 ईस्वी में। और रेलवे बोर्ड की स्थापना कब किया था? 1905 ईस्वी में। कर्जन के शासनकाल में स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में, ये सभी क्या हुआ था? तो कर्जन के शासनकाल में ही हुआ था। मिंटो की अगर बात करते हैं तो मिंटो में क्या हुआ था? 1909 में भारत वर्ष अधिनियम 1909 में क्या हुआ? मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन की बात कहा गया। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासन में क्या हुआ था? तो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। इसमें क्या हुआ था? बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और दिल्ली की राजधानी, कोलकाता से राजधानी दिल्ली को बनाया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तुलुल परियोजना किस निम्नलिखित में से संबंधित है? तो तुलुल परियोजना किससे है? तो झेलम नदी पर है। तुलुल परियोजना किससे संबंधित है? तो झेलम नदी पर है। और झेलम नदी कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में, है ना, जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर। झेलम नदी से कौन सा झील होता है? तो बुलर झील, है ना। झेलम नदी में बुलर झील है, जो भारत का सबसे मीठे पानी का झील बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। बात करते हैं सलाल परियोजना कहाँ है? तो सतलज नदी पर क्या क्या है? तो सतलज नदी पर नाफ्था झाकड़ी परियोजना, भाखड़ा बांध परियोजना, नांगल बांध परियोजना, ये सभी कहाँ है? तो सतलज नदी पे। कहाँ है? तो पंजाब में, है ना। सतलज नदी में पंजाब में कौन है? नाफ्था झाकड़ी परियोजना और भाखड़ा बांध परियोजना और नांगल बांध परियोजना कहाँ है? सभी सतलज नदी पर है। ब्यास की अगर बात करते हैं तो ब्यास नदी पे कहाँ है? तो पोंग बांध है। पोंग बांध किस नदी पर? ब्यास नदी पर है। जबकि चिनाब रावी नदी पर कौन सा है? थीन बांध है। थीन बांध रावी नदी पर। चलते हैं, अगर यहाँ से और क्वेश्चन निकालते सतलज नदी से, तो भारत का सबसे बड़ा जलाशय कहाँ है? तो गुरु गोविंद सागर जलाशय। सतलज नदी में क्या है? तो भारत का सबसे बड़ा जलाशय गुरु गोविंद सागर जलाशय कहाँ है?
तो पंजाब में सतलज नदी पर है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन है? तो गुरु गोविंद सागर झील। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील गुरु गोविंद सागर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत करंट है, तो विद्युत करंट क्या है? मतलब इलेक्ट्रिक करंट क्या है? तो इलेक्ट्रिक करंट बराबर होता है क्या? चार्ज बटा समय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मतलब चार्ज का ऐसा मतलब कूलम प्रति सेकेंड। कूलम आवेश बटा समय। कूलम प्रति सेकंड बराबर कितना होता है? तो 1 एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है? तो विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन है? तो दूसरा सर्वाधिक व्यस्त अगर बात करते हैं तो दूसरा सर्वाधिक व्यस्त समुद्री जलमार्ग कौन है? भूमध्य सागरीय जलमार्ग है। भूमध्य सागरीय जलमार्ग। और सर्वाधिक व्यस्त आंतरिक जलमार्ग कौन है? तो जर्मनी का राइन नदी। जर्मनी का राइन नदी। अगर बात करते हैं तो स्वेज नहर। तो स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है कौन? स्वेज नहर। कील नहर किसको जाता है? तो उत्तरी सागर और बाल्टी सागर को कौन जोड़ता है? कील नहर। क्योंकि पनामा नहर किसे जाता है जोड़ता है? तो दक्षिणी अटलांटिक सागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर को कौन जोड़ता है? तो पनामा नहर। अगर इंदिरा गांधी नहर की अगर बात करते हैं तो इंदिरा गांधी नहर विश्व का सबसे बड़ा नहर है, जो कहाँ है? तो इंदिरा गांधी नहर भारत में है ना। तो विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता की कौन सा है? तो हिंद महासागर और भूमध्य सागरीय महासागर विश्व का सबसे बड़ा समुद्री व्यस्त मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशांतरीय दूरी 1 घंटे समांतर बराबर होती है कितना? तो 1 घंटे समांतर बराबर होती है 15 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर बात ग्लोब पर अगर बात करते हैं तो देशांतरीय विस्तार कितना है? तो भारत की देशांतरीय विस्तार अगर बात करते हैं तो 67 कितना है? 67 कितना है? तो 67 से लेकर के 97 डिग्री तक क्या है? देशांतरीय विस्तार है। जबकि अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट क्या है? तो अक्षांशीय विस्तार है किसका? भारत का। इसमें क्या होता है? तो 29 डिग्री डिफरेंस होता है ना। 36 में से अगर 8 डिग्री 4 घटाएं तो लगभग 29 डिग्री होता है। लगभग 29 डिग्री मतलब 30 डिग्री बराबर 2 घंटे होते हैं। मतलब 1 डिग्री बराबर कितना होता है? तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। जबकि कितना 15 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 1 घंटा। 15 चौके 60 1 घंटा हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि भारत का पूर्वी सीमा से लेकर पश्चिमी सीमा तक क्या होता है? 2 घंटे का समय अंतराल हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लेते हो भारत के पूर्वी सीमा राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। अगर वहाँ सुबह 6 बजे क्या होता है? सूर्योदय होता है। सूर्योदय वहाँ पर 6 बजे होता है। तो गुजरात में सबसे पश्चिमी राज्य है, तो गुजरात में 8 बजे सूर्योदय होगा। तो 2 घंटा का समय अंतराल है। अगर यहाँ शाम को 6 बजे क्या होता है? सूर्यास्त होता है। तो शाम के यहाँ 8 बजे सूर्यास्त होगा। इस तरह से 2 घंटा का डिफरेंस चलता रहता है। तुम्हें यह बात समझ में आ गया होगा कि देशांतरीय विस्तार को क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पछुआ हवाएं वे हैं जो क्या? पछुआ हवाएं वे हैं जो बहती हैं किन क्षेत्र से? तो ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर से, या रात्रि में पृथ्वी के समुद्र से, या मौसम पर निर्भर करता है, या भूमध्य रेखा से 30 से 60 डिग्री उत्तर से दक्षिण अक्षांश रेखाओं के मध्य। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भूमध्य रेखा से नहीं, यहाँ पे भूमध्य रेखा नहीं होगा। केवल 30 डिग्री से उत्तरी अक्षांश से दक्षिणी अक्षांश के बीच क्या पछुआ पवन चलती है। आपको ग्लोब पर बना कर दिखा दे रहे हैं। इसे मान कर चलते हैं ये ग्लोब है, ठीक है। ये विषुवत रेखा हो गया, ये 35 डिग्री, ये 35 डिग्री हो गया। तो क्या होता है? ये कर्क रेखा से विषुवत क्या होता है? निम्न दाब की ओर क्या करता है? तो व्यापारिक पवन चलता है। कौन चलता है? व्यापारिक पवन। जबकि पछुआ पवन क्या चलता है? तो पछुआ पवन अश्व से उपध्रुवीय क्या उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर चलता है। कौन? पछुआ पवन, है ना। व्यापारिक पवन अश्व से डोलड्रम की ओर चलता है। जबकि पछुआ पवन क्या चलता है? तो अश्व से उपध्रुवीय लो प्रेशर हाई बेल्ट की तरफ, लो प्रेशर बेल्ट की तरफ, निम्न दाब की तरफ, पेटी की तरफ चलता है।
जबकि ध्रुवीय पवन कहाँ से कहाँ हुआ, तो ध्रुवीय उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर चलता है। तो 3 गो पवन होता है। कितने पवन होता है, 3 गो पवन होता है। कौन कौन, तो व्यापारिक पवन, दूसरा होता है पछुआ पवन, तीसरा होता है ध्रुवीय पवन। व्यापारिक पवन करते हैं तो कहाँ से कहाँ चलता है, व्यापारिक पवन 30 से 35 डिग्री से लेकर के उत्तर से दक्षिण अक्षांश में क्या चलता है, तो निम्न दाब की ओर, यानी निम्न दाब मतलब डोल ड्रम की ओर। और पछुआ पवन कहाँ चलता है, तो अक्षांश से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर। जबकि ध्रुवीय पवन कहाँ चलता है, ध्रुवीय उच्च वायु दाब से निम्न ध्रुवीय उप वायु दाब की ओर चलता है। कौन, तो ध्रुवीय पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की समान दशा क्या है। तो ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की समान दशा क्या है, तो दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व नहीं होगा, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सर्वेक्षण विभाग सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है, तो देहरादून में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है, देहरादून में। और राष्ट्रीय वन अकादमी भी कहाँ है, तो राष्ट्रीय वन अकादमी भी देहरादून में है। जबकि भारतीय वानिकी संस्थान भी कहाँ है, तो भारतीय वानिकी संस्थान भी देहरादून में है। भारतीय वानिकी रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो वो भी देहरादून में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है। तो कौन सी रबी फसल नहीं है, भिंडी, गाजर, मूली, टमाटर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, रबी फसल नहीं, भिंडी। भिंडी क्या है, तो भिंडी एक क्या है, तो भिंडी एक खरीफ फसल है। जबकि गाजर, मूली, मटर ये सभी क्या है, तो सभी रबी फसल हैं, है ना। तो खरीफ फसल में कौन कौन आता है, तो खरीफ फसल में धान, ज्वार, बाजरा ये सब क्या है, तो खरीफ फसल में आता है। कौन कौन, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का ये सभी क्या है, तो खरीफ फसल में आते हैं। दाल में 3 गो दाल आता है, मूंग, उड़द और अरहर। ये तीनों दाल कहाँ है, तो खरीफ फसल में उदाहरण है। और तेल की अगर बात करते हैं तो 3 गो तेल होता है, किसका किसका होता है, तो मूंगफली और सूर्यमुखी और सोयाबीन। ये तीनों तेल कहाँ से आते हैं, तो खरीफ फसल का उदाहरण है। फिर क्या होता है, तो जूट होता है, कपास होता है और गन्ना ये सभी क्या है, तो ये भी खरीफ फसल का उदाहरण है। जूट, कपास, गन्ना और तंबाकू और भिंडी ये सभी क्या हैं, तो सभी खरीफ फसल का उदाहरण है। एक बार फिर से आपको रिपीट कर दे रहे हैं कि खरीफ फसल कौन कौन है। तो खरीफ फसल में पहला है चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का। दूसरा हो जाएगा दाल में मूंग, उड़द, अरहर ये 3 गो दाल खरीफ फसल है। जबकि तेल में अगर बात करते हैं तो मूंगफली, सूर्यमुखी और सोयाबीन तीनों तेल खरीफ फसल का उदाहरण है। जबकि जूट, कपास और गन्ना, तंबाकू, भिंडी ये सभी क्या हैं, तो ये सभी खरीफ फसल के उदाहरण हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोयला एक उदाहरण है। कोयला उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर, कोयला अग्नेय शैल का उदाहरण, अग्नेय शैल का है तो रूपांतरित शैल का, परतदार शैल का है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, परतदार चट्टान का आता है ना। कोयला परतदार चट्टान के अंतर्गत आता है। और जितने भी खनिज संसाधन हैं सभी क्या होता है, जितने भी खनिज संसाधन हैं वो सभी खनिज परतदार चट्टान से ही आते हैं। वे सभी कहाँ से आते हैं, तो सेडिमेंट्री रॉक या परतदार चट्टान या तलछटी चट्टान के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यूबेक से क्या मापा जाता है। तो क्यूबेक से जल का बहाव मापा जाता है। क्या मापा जाता है, जल का बहाव मापा जाता है क्यूबेक से। और जल की गहराई किससे मापा जाता है, फेदोमीटर से जल की गहराई मापा जाता है। जबकि जल की शुद्धता ऑक्सीमीटर या ऑक्सीमीटर से जल की शुद्धता मापा जाता है। जबकि जल की गहराई फेदोमीटर से। जल का घनत्व किससे मापा जाता है, तो डेंसिटी हाइड्रोमीटर से। जबकि आर्द्रता ह्यूमिडिटी किससे मापा जाता है, तो हाइग्रोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण निम्न से किसके द्वारा होता है। तो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत रूपांतरण इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा होता है। किसके द्वारा, तो इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। जबकि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, तो फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है। फोटोकेमिकल रिएक्शन किस में होता है, तो प्रकाश संश्लेषण में होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइंस्टीन के E बराबर mc स्क्वायर में c का विधोतक क्या है? तो पर c क्या है? प्रकाश का वेग है ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग, c प्रकाश का वेग है, जबकि m क्या है? मास है, और e क्या है? एनर्जी है। अब प्रकाश का वेग कितना होता है? तो निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है ना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अब बात करते हैं तो अलग अलग माध्यम में क्या होता है? तो अलग अलग माध्यम प्रकाश का वेग अलग अलग होता है। प्रकाश का वेग क्या होता है? अलग अलग में अलग अलग होता है, जो क्या होता है? जो किस पे निर्भर करता है? तो अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। किसके ऊपर? तो अपवर्तनांक के ऊपर निर्भर करता है। जिस माध्यम का जिसका अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसका क्या होता है? उस माध्यम में उतना ही सघन होगा और प्रकाश का वेग उतना ही कम होगा। क्या होगा? जिस माध्यम में उसका अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उस माध्यम का क्या होगा? सघन होगा, और उसका क्या होता है? प्रकाश का वेग उतना ही कम होगा। और जिसका अपवर्तनांक जितना कम होगा, जिसका अपवर्तनांक जितना कम होगा उसमें प्रकाश का वेग उतना अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो पायरोमीटर का प्रयोग किसके में करते हैं? तो पायरोमीटर का ऊंचाई मापने में, क्या ऊंचाई मापने में पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब गहराई तो अभी बताए थे, फाइदोमीटर आ जाता है, ह्यूमिडिटी हाइग्रोमीटर, जबकि टेम्परेचर क्या थर्मामीटर से टेम्परेचर मापा जाता है, जबकि उच्च तापमान कम से कम 800 डिग्री से ऊपर के वाले तापमान को पायरोमीटर से नापा जाता है। क्या? पायरोमीटर से नापा जाता है। अब बात करते हैं पायरोमीटर का किसने दिया था? तो पायरोमीटर स्टीफन के नियम पर आधारित है। पायरोमीटर किसके नियम पर आधारित है? तो स्टीफन के नियम। स्टीफन के नियम में क्या होता है? E समानुपाती T के पावर 4 है ना, मतलब किसी वस्तु में क्या होता है? तो किसी वस्तु से उत्सर्जित होने वाली क्या होता है? ऊर्जा उसके परम शून्य के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। क्या होता है? किसी वस्तु में अगर उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा क्या होता है? उसके परम शून्य के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। यह स्टीफन के नियम में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो दूध में कैसीन है ना। दूध का हल्का रंग किसके कारण पीला, हल्का पीला रंग? तो कैरोटीन के कारण। दूध का हल्का पीला रंग कैरोटीन के कारण। जबकि ग्लूटामीन की अगर बात करते हैं तो ग्लूटामीन प्रोटीन किसके में होता है? तो गेहूं में ग्लूटामीन प्रोटीन पाया जाता है। किसमें? गेहूं में। और मायोसिन मांसपेशी में कौन सा प्रोटीन? तो मायोसिन मांसपेशी में मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। जबकि हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? तो रक्त में, हाँ, रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और किस में पाया जाता है? तो उपास्थि में क्या आ जाता है? उपास्थि में कौन सा प्रोटीन? तो कार्टिलेज में कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। हड्डी में कौन सा प्रोटीन? तो हड्डी में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। अंडा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अंडा में अल्बुमिन पाया जाता है। क्या? अंडा में अल्बुमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर में श्वेत रक्त कोशिका का अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा को कहते हैं। क्या? तो रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं का अत्यधिक मात्रा में हो जाता है तो वो कौन सा रोग होता है? तो ल्यूकेमिया है ना। और आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल सबसे अधिक रहा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जेवियर पेरेस कोजायर ये संयुक्त राष्ट्र महासचिव के सबसे लंबे कार्यकाल किए काम किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्यादवाद के सिद्धांत है। तो स्यादवाद का सिद्धांत में क्या है? तो स्यादवाद के सिद्धांत में जैन धर्म का संबंध है। और जैन धर्म से क्वेश्चन बनता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म का संस्थापक ऋषभ देव, जबकि वास्तविक संस्थापक महावीर को कहा जाता है ना। महावीर का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईस्वी पूर्व में महावीर का जन्म हुआ था। और बात करते महावीर जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए थे? 24 गो तीर्थंकर हुए थे, है ना। 24 तीर्थंकर में पूछता है कभी कभी कि पहला तीर्थंकर कौन था, दूसरा कौन था, तीसरा कौन था? तो पहला थे जो संस्थापक थे ऋषभ देव, है ना।
जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, द्वितीय थे सुमितनाथ, जबकि तीसरा थे संभवनाथ। और लास्ट का पूछता है 4 गो। लास्ट को कौन पूछता है? 4 गो, 21, 22, 23, 24। तो 21 में होता है नेमिनाथ। 21वें तीर्थंकर कौन थे? तो नेमिनाथ। 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टी नेमिनाथ, जबकि 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जबकि 24वें थे वही महावीर। वर्धमान महावीर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक एवं अंतिम तीर्थंकर थे कौन? महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया? तो किस भारतीय भिक्षु को चीन भेजा गया? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नागार्जुन को। नागार्जुन की रचना क्या है? तो माध्यमिका सूत्र, है ना। माध्यमिका सूत्र की रचना कौन है? किए थे? तो नागार्जुन। और नागार्जुन को क्या नाम से जाना जाता है? तो भारत का आइंस्टीन के नाम से जाना जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को कहा जाता है ना। और पार्श्व के कहने पर क्या हुआ था? तो कनिष्क के साथ समकालीन पार्श्व एवं नागार्जुन थे। किसके समकालीन थे? तो कनिष्क शासक थे। प्रथम शताब्दी में कनिष्क के शासक थे और कनिष्क के शासनकाल में ही समकालीन में क्या हुआ? पार्श्व और नागार्जुन उनके समकालीन थे। किनके? कनिष्क के। तो पार्श्व के कहने पर कनिष्क ने क्या किया था? तो कश्मीर के कुंडलवन में प्रथम चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। इसके कहने पर, तो पार्श्व के कहने पर कश्मीर के कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। बौद्ध संगीति कितने हुए थे? तो 4 गो। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ? तो राजगिरी में। दूसरा कहाँ? वैशाली में। तीसरा कहाँ? तो पटना में। और चौथा जम्मू कश्मीर में, है ना। तो चौथा में क्या हुआ था? तो अश्वघोष क्या थे? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया था, अश्वघोष को, जबकि खुद वसुमित्र अध्यक्ष थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में किसके बादशाह के दरबार में संबंध था? तो अमीर खुसरो किसके संबंधित थे? तो बर्बन से लेकर के गयासुद्दीन तुगलक तक। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। कुछ 8 सुल्तानों को कुल मिलाकर अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों को देखा था। कब से कहाँ तक? तो बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक, है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अमीर खुसरो कहाँ के थे? तो अमीर खुसरो यूपी के थे। कहाँ के थे? यूपी के किस जिला में? तो एटा जिला में, है ना। और अमीर खुसरो किस नाम से जाना जाता है? तो अमीर खुसरो को तबला का जनक और सारंगी का जनक एवं कव्वाली गायन शैली का जनक के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी ने इन्होंने क्या किया था? तो दरबारी कवि के रूप में उनको नियुक्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अब बात करते हैं तो बलबन से अगर बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक कब? 1206 ईस्वी में, है ना। गुलाम वंश का संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक को किस नाम से जाना जाता था? तो लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला के नाम से जाना जाता है। तो गुलाम वंश के संस्थापक, शासनकाल पूछता है गुलाम वंश का शासनकाल कब से कब था? तो 1206 से 1290 तक। कहाँ? 1290 तक। फिर खिलजी वंश का शासन कब से कब था? तो 1290 से 1320 तक। तुगलक वंश का शासन कब से कब था? तो 1320 से 1414। और सैयद वंश का शासन कब से कब था? तो 14 से 1456। और लोधी वंश का 1456 से 1526 तक लोधी वंश का शासनकाल था। इसके बाद पानीपत का युद्ध हुआ था बाबर एवं इब्राहिम लोधी के बीच में। फिर इब्राहिम लोधी हार गया, लोधी वंश का शासक। फिर मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था किसने? 1526 ईस्वी में बाबर ने, है ना। फिर मुगल वंश से क्वेश्चन पूछता है कि मुगल वंश का शासक का नाम याद रखना है। तो मुगल वंश का प्रमुख शासक कौन थे? बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सभी मुगल शासक के प्रमुख थे, शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह महात्मा गांधी ने किया था। कहाँ पे? तो चंपारण में। 1917 में तिनकठिया के विरोध में किन्होंने? चंपारण में महात्मा गांधी जी ने तिनकठिया प्रणाली के विरोध में इन्होंने अपना सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। और बात करते हैं तो महात्मा गांधी एकमात्र राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे कौन? कहाँ पे? तो बेलगांव, कर्नाटक के बेलगांव में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता किए थे एकमात्र पहली बार 1924 ईस्वी में, है ना, 1924 ईस्वी में बेलगांव कर्नाटक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। और बात करते सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष एवं भारत का बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है। और सरदार की उपाधि किसने दिया था, तो बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दिया था। और जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, है ना, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आजाद जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा संकट समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया। तो त्रिपुरी संकट के समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया, तो राजेंद्र प्रसाद को, है ना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसे चुना गया, तो सर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो 1939 में क्या हुआ था, त्रिपुरी संकट हुआ था, है ना। और त्रिपुरी कहाँ है, तो एमपी में है। एमपी में क्या है, त्रिपुरी संकट है। और अब इसमें क्या हुआ था, तो अध्यक्ष 1939 में अध्यक्ष के लिए क्या हुआ, पहली बार निर्वाचन हुआ। इसमें क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस की जीत हुई, है ना। और पट्टाभी सितारी मैया के क्या हुआ, हार हो गई। किंतु क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस तुरंत बाद में त्याग पत्र दे दिए और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। कौन, सुभाष चंद्र बोस ने। शेष समय के लिए राजेंद्र प्रसाद को त्रिपुरी संकट के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए चुना गया, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय था। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन था, तो WC बनर्जी, बिमेश चंद्र बनर्जी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव लड़ने वाले। जबकि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव लड़ने के जीतने वाला कौन था, तो दादा भाई नौरोजी। और WC बनर्जी से क्वेश्चन निकलता है कि WC बिमेश चंद्र बनर्जी ने क्या हुआ था, तो इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बिमेश चंद्र बनर्जी। जबकि संस्थापक किसे कहा जाता था, एओ होम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक किसे कहा जाता था, एओ होम को, है ना। दादा भाई नौरोजी प्रथम दूसरे अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कहाँ किए थे, तो कोलकाता में। कब, तो 1886 में। 1885 में स्थापना हुआ था बम्बई में, है ना। प्रथम अध्यक्ष बिमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। जबकि दूसरे अध्यक्ष कौन थे, दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। जबकि तीसरे अध्यक्ष कौन थे, तो तीसरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ, मद्रास में। पहला मुंबई में, दूसरा कोलकाता में दादा भाई नौरोजी, और तीसरा मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, है ना। तो यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। और चतुर्थ कब हुआ था, तो चौथा सम्मेलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इलाहाबाद में, जिसमें क्या हुआ था, तो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे। दूसरे अध्यक्ष कौन थे, दूसरा अंग्रेज अध्यक्ष, तो दूसरा अध्यक्ष थे बेडरमन, हाँ, विलियम बेडरमन दूसरा अंग्रेज अध्यक्ष थे, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। तो ये सभी क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगर बात करते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या किया था, तो 1905 ईस्वी में बनारस में अधिवेशन किए थे, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। जबकि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे, तो MG रानाडे, है ना, महादेव गोविंद रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। जैसे अगर बात पूछते हैं, यहाँ से क्वेश्चन याद आता है एस पास, है ना। एस पास मतलब सिकंदर के गुरु अरस्तु गुरु प्लूटो गुरु सुकरात। इसे भी कभी कभी चेला और गुरु से क्वेश्चन पूछ देता है कि सुकरात का चेला कौन था, तो प्लूटो का चेला कौन था, तो अरस्तु का चेला कौन था, सिकंदर। और इन सब का गुरु थे। अगर बात करते हैं तो भारत की महिला से अगर बात करते हैं, तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, है ना। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष, तो
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, है ना, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, है ना, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1916 में लखनऊ में, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू, है ना, सरोजिनी नायडू कानपुर में 1925 ईस्वी में कानपुर में अध्यक्षता किए थे। और प्रथम राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला तो भी सरोजिनी नायडू, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है। सुनामी शब्द किस भाषा से, तो जापानी भाषा से संबंधित है ना। सुनामी किस भाषा से, तो जापानी भाषा से संबंधित है। और सुनामी या सुनामी भूकंप कहाँ आती है, तो समुद्री तट पर हमेशा आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन धूम्रनगर के नाम से जाना जाता है। धूम्रनगर किस नाम से जाना जाता है, तो शिकागो को, है ना, शिकागो को धूम्रनगर के नाम से जाना जाता है। और शिकागो कहाँ है, तो यूएसए में, है ना। यूएसए किस तट पर, तो पश्चिमी तट पर। और यहाँ पे कौन गए थे, तो स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था, तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम आचार्य नरेंद्र दत्त, है ना, आचार्य नरेंद्र दत्त स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। और इनको विवेकानंद की उपाधि किसने दिया था, तो 1893 में जब कहाँ जा रहे थे, शिकागो जा रहे थे, अमेरिका जा रहे थे स्वामी विवेकानंद, आचार्य नरेंद्र दत्त, तो राजस्थान की क्षेत्रीय महिलाओं ने इनका स्वामी विवेकानंद की उपाधि दिया था। और 1893 में ही महात्मा गांधी ने भी दक्षिण अफ्रीका गए थे, है ना, और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन किए थे। और इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका भी 1904 में लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने प्रस्तावित किया था। तो पारिस्थितिकी तंत्र की अगर बात करते हैं तो एक होता है पारिस्थितिकीय एवं पारिस्थितिकी, एक होता है इकोसिस्टम, एक होता है इकोलॉजी। तो इकोलॉजी मतलब पारिस्थितिकीय शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो रीटर ने, है ना। रीटर ने क्या प्रयोग किया था, पारिस्थितिकीय मतलब इकोलॉजी का शब्द का प्रयोग पारिस्थितिकीय। जबकि फादर ऑफ इकोलॉजी किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ इकोलॉजी हैकल को कहा जाता है। किसे, हैकल को। जबकि पारिस्थितिकी तंत्र की, तो पारिस्थितिकी तंत्र की शब्द किसने प्रयोग किया था, तो एजी टाउंसले ने, है ना, एजी टाउंसले ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसी की था, तो एजी टाउंसले ने किया था। जबकि पारिस्थितिकी तंत्र का फादर मतलब इकोसिस्टम, और फादर किसे कहा जाता है, फादर ऑफ इकोसिस्टम ओडोम को कहा जाता है। किसे, ओडोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार चलाते समय अपने पीछे के यात्रा को देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो किस प्रकार दर्पण को, तो उत्तल दर्पण का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसोहॉल में क्या होता है, तो गैसोहॉल में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एथिल अल्कोहल और पेट्रोल होता है। एथिल अल्कोहल में क्या होता है, तो गन्ना के रस से एथिल अल्कोहल की प्राप्ति होती है। इसमें 10% एथिल अल्कोहल होता है, बाकी 90% क्या होता है, पेट्रोल होता है। गैसोहॉल में एथिल अल्कोहल और पेट्रोल, एथिल अल्कोहल 10% जबकि पेट्रोल 90% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट में निम्न की दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है। तो ट्यूबलाइट में निम्न रूप से कौन सी गैस भरी जाती है, केवल गैस है, तो गैस में हो जाएगा आर्गन, आर्गन गैस भरी जाती है। पारा रहेगा तो पारा धातु है, गैस नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है, तो सिंदूर क्या है, तो रासायनिक दृष्टि से सिंदूर पारा, है ना, मर्क्यूरिक सल्फाइड, क्या HGS मर्क्यूरिक सल्फाइड इसे कहा जाता है। इसे बर्मिलियन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड को साधारण नमन NaCl नाम से जाना जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस या जिप्सम कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी, तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया था, तो अलाउद्दीन हसन ने, है ना, अलाउद्दीन हसन ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब किया, 1347 में। किसके शासनकाल में, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और 1336 में क्या हुआ था, तो 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसी ने किया था, तो हरिहर एवं बुका नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना की थी किसने, तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने, 10वें गुरु, है ना, सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किए थे। जबकि गुरु अर्जुन देव ने क्या किए थे, तो आदि ग्रंथ की स्थापना किए थे, है ना, आदि ग्रंथ की स्थापना गुरु अर्जुन देव,
और गुरु अर्जुन देव कैवें गुरु थे? तो 5वें गुरु थे गुरु नानक। प्रथम गुरु सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक, जबकि गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु, जिन्होंने गुरु तेग औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को फांसी दिया था, जबकि अर्जुन देव को किसने फांसी दिया था? तो जहांगीर ने, है ना, जहांगीर को अर्जुन देव को फांसी दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था किसने? तो स्वराज पार्टी को बाल गंगाधर तिलक, सॉरी इसमें CR दास एवं मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा निम्न में से किस राज्य में है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। तो ये रहा 40 क्वेश्चन। अगर 40 क्वेश्चन का डिस्कशन अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, है ना, और साथ में अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर इसमें थोड़ा बहुत इसमें कुछ क्यूरी बचता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और हम इसमें रिप्लाई ज़रूर दे देंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।